अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो है प्रोटीन का दूसरा टॉपिक चल रहा है और आज हम जो है प्रोटीन में उसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हमारा टॉपिक है। आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन की जो है 4 किस्म की स्ट्रक्चर हो सकती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाaternary स्ट्रक्चर। तो हम पढ़ने लगते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ प्रोटीन। नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ प्रोटीन। हम अमाइनो एसिड्स को पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो हमारे पिछले लेक्चर में जाकर उसको स्टडी कर ले कि अमाइनो एसिड्स किस तरह से जो है डाइपेप्टाइड बॉन्ड्स बनाते हैं। तो असल में यहाँ पर होगा क्या कि पॉलीपेप्टाइड चेन, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे और फिर उसी के नतीजे में जो है प्रोटीन की स्ट्रक्चर वजूद में आएगी। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में सबसे पहले साइंटिस्ट था एफ सेंगर, उसने स्टडी किया था। और फिर इसने कहाँ स्टडी किया? इसने इंसुलिन को स्टडी किया। इसने इंसुलिन की स्ट्रक्चर देखी तो वहाँ उसको 51 अमाइनो एसिड्स मिले। हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स ही फाइंड? ही फाउंड 51 अमाइनो एसिड्स इन इंसुलिन। अच्छा, जब उसने देखा, डीप स्टडी किया, तो उसको 21 अमाइनो एसिड्स और 30 अमाइनो एसिड्स के 2 चेन नजर आए। 2 स्ट्रेट चेन आपस में डाइपेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच थे और उसमें जो है सल्फर बॉन्ड भी था आपस में। 2 स्ट्रेट चेन आपस में एक डाइपेप्टाइड बॉन्ड बनाया हुआ था और फिर उसमें सल्फाइड बॉन्ड भी अटैच था। अच्छा, अब अगर इन अमाइनो एसिड्स की पेप्टाइड बॉन्ड्स की स्ट्रक्चर को देखें तो टोटल 2 चेन हैं। 21 अमाइनो एसिड्स एक चेन में मौजूद थे और दूसरे चेन में जो है 30 अमाइनो एसिड्स थे। अच्छा, अब अगर इसको देखें, मैं आपको थोड़ा सा मजीद समझाऊं। फर्ज करें हमारे पास एक ये अमाइनो एसिड है, इसका नाम A1 रख देते हैं। इसी तरह हमारे पास दूसरा अमाइनो एसिड ये है, इसका नाम A2 रख देते हैं। अब जब 2 अमाइनो एसिड्स मिलें तो कितने बॉन्ड बन रहे हैं आप देखें, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड वजूद में आ रहा है। इसी तरह अगर तीसरा बॉन्ड अटैच कर दें, तीसरा अमाइनो एसिड अटैच कर दें बॉन्ड के थ्रू, तो फिर इसमें बॉन्ड्स कितने होंगे? डबल। मतलब कि टोटल अमाउंट से एक कम। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके जो पहला चेन था जिसमें 21 अमाइनो एसिड्स थे, उसमें कितने जो है बॉन्ड्स मौजूद थे? 20 बॉन्ड्स मौजूद थे, पेप्टाइड बॉन्ड्स। अच्छा, अगर दूसरे चेन को देखें तो दूसरे में इस लिहाज से कितने हो गए? 29 जो है पेप्टाइड बॉन्ड्स मौजूद थे। तो इस तरह से टोटल कैलकुलेशन की तो फिर इस इंसुलिन की स्ट्रक्चर में उसको 49 पेप्टाइड बॉन्ड्स मिले। तो इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि असल में ये इस तरह से क्यों हो गया, क्योंकि इसमें सल्फाइड बॉन्ड भी मौजूद था। 2 स्ट्रेट चेन आपस में सल्फाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड थे, इस वजह से जो है ये क्या बन गया? इंसुलिन। अच्छा, इसी तरह अगर आप हीमोग्लोबिन एक दूसरा मॉलिक्यूल ले लें, वो भी प्रोटीन है, प्रोटीनियस सब्सटेंस है, तो उसमें आपको 4 चेन नज़र आएंगे, 2 अल्फा के और 2 बीटा के। अच्छा, अब इस हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर को देखा जाए तो टोटल इसमें अमाइनो एसिड्स की तादाद जो है वो 574 है। अब इसमें जो है पेप्टाइड बॉन्ड्स जो हैं वो 570 हैं, मतलब कि 4 कम हैं। ये क्यों? ये आप यहाँ पर मैं आपको मज़ीद समझाता हूँ कि 2 अल्फ़ा चेन जो हैं, हर अल्फ़ा चेन में 141 अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। इसी तरह हर बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड्स हैं। तो अगर हम इंसुलिन की स्ट्रक्चर में देखें तो 21 अमाइनो एसिड्स में से एक कम कर लें तो 20 पेप्टाइड बॉन्ड से, इसी तरह 30 में से 29 एक कम, मैंने आपको कहा टोटल में से एक कम कर दें तो हर अल्फ़ा में 141 में से 40 बॉन्ड्स थे, पेप्टाइड बॉन्ड्स। इसी तरह बीटा में 146 में से 145 आप इसको टोटल काउंट करें तो 4 स्ट्रेट चेन हैं जो कि आपस में सल्फाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड हैं, लिंक्ड हैं। तो इस तरह से उसमें जो है
570 पेप्टाइड बॉन्ड्स आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एमडीकेट्स में जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंसुलिन में पेप्टाइड बॉन्ड्स की तादाद कितनी होती है, तो आपको आना चाहिए कि 49। और इसी तरह जो है अगर पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन में पेप्टाइड बॉन्ड्स की तादाद कितनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि 570, और उसमें अमाइनो एसिड्स 574 होते हैं और इसमें अमाइनो एसिड्स 51 होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं एमडीकेट्स में, तो आपको ये ऑलरेडी पता होना चाहिए। तो बेसिक हम जो है लेक्चर पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको मालूमात मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। अच्छा, अगर ये सीक्वेंस अमाइनो एसिड्स की चेंज हो जाए तो फिर प्रोटीन की स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो कैसे, हम अगर एग्जांपल लें तो हमारे पास एक सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज़ है। सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है, तो सिकल सेल हीमोग्लोबिन। अब अगर हम एग्जांपल के तौर पर एक देख लें कि नॉर्मल हमारे पास जो बीटा चेन होता है, नॉर्मल बीटा चेन, उसमें जो है अमाइनो एसिड्स इस तरतीब से होते हैं, वेलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, और इस तरह से जो है आपके यहाँ पर ये। अब ये जो यहाँ पर अमाइनो एसिड है, ये नॉर्मल में तो ये होता है, लेकिन जब ये सिकल बन जाए, मतलब कि जब ये जो है अमाइनो एसिड्स निकल जाए, तो फिर इसकी जगह पर क्या आ जाता है, वेलिन। तो एक अलग से जो है अमाइनो एसिड की सीक्वेंस में अलग अलग से जो है अमाइनो एसिड के आने की वजह से इसकी स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। फिर हम उसको सिकल सेल कहते हैं। सिकल सेल मतलब कि उसमें उसकी तरतीब, अमाइनो एसिड की सीक्वेंस उस तरतीब से नॉर्मल से हटकर हो गई है, तो फिर ये सिकल सेल बन जाता है और उसकी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो ये आपका जो है क्या कहलाता है, सिकल सेल एनीमिया हम इसको नाम देते हैं। ये डिजीज़ है एक किस्म की, उसमें अमाइनो एसिड की सीक्वेंस में फ़र्क आ जाता है। तो अच्छा, इस तरह ये इसकी काज क्या है, इसकी वजह क्या है कि ये क्यों सिकल सेल बन रहा है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि डीएनए जो है एक अहम कंपाउंड है जो क्या करता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन होती है, और एमआरएनए से प्रोटीन की जो फॉर्मेशन है, इसको फिर हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो दो प्रोसेस होते हैं यहाँ पर, ट्रांसक्रिप्शन पहले होती है, फिर बाद में ट्रांसलेशन होती है। तो असल में डीएनए का क्या काम है, डीएनए का काम होता है अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस को बरकरार रखना, इंफॉर्मेशन को कैरी करना। अब अगर डीएनए में एरर आ जाए तो फिर होता क्या है, न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस है, 3 पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन होती है, उसको फिर हम नाम देते हैं कोडोन का। ये कोडोन जब वहाँ पर पहुँचेगा तो अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन करेगा, अमाइनो एसिड्स जो मिलके प्रोटीन्स बनाएंगे। लेकिन अगर यहाँ से इंफॉर्मेशन गलत जाए, डीएनए में से न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस का एरर आ जाए और फिर कोडॉन ये सीक्वेंस आगे लेकर जाए जो कि गलत इंफॉर्मेशन है, तो सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाएगी। इससे जब सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाएगी तो फिर आपका जो है वो प्रोटीन जो मॉलिक्यूल है, जो भी कंपाउंड है, वो फिर बनना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इस तरह से फिर हम क्या कहते हैं कि यही इसकी जो वजह होती है, डीएनए होता है। अच्छा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसके बाद है। सेकंड, ये तो प्राइमरी स्ट्रक्चर थी स्ट्रेट चेन की फॉर्म में, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल्ड टू फॉर्म स्पाइरल, हेलिकल और सम अदर कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कि यहाँ पर स्ट्रेट चेन अमाइनो एसिड का नहीं होगा, बल्कि ये कॉइल हो जाएगा, कर्व खा जाएगा। समझ में आएगी बात, बेजवी शक्ल में कर्व हो जाएगा, स्ट्रेट चेन से ये थोड़ा सा मुड़ जाएगा इस तरह से। तो फिर इसको फिर हम क्या नाम देते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। तो ये कैसे, अगर आप मिसाल के तौर पर देख लें कि हमारे पास ये 4 अमाइनो एसिड्स हैं, ये चारों अमाइनो एसिड इस स्ट्रेट फॉर्म में नहीं होंगे, ये इस तरह से कर्व खा जाएगा, और फिर ये इस तरह से कर्व खा जाएगा, और ये फिर इस तरह से कर्व। तो इस तरह से स्ट्रक्चर जो है कॉइल्ड बन जाएगी। तो फिर हम इस कॉइल्ड स्ट्रक्चर को फिर प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है। अच्छा, आगे फिर स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ, इसको रिमूव करना पड़ेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर को देखें तो
उसमें जो है दो तरह के आपको स्ट्रक्चर्स मिलेंगी प्रोटीन की, दो टाइप्स मिलेंगी, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। अगर अल्फा हेलिक्स को देखें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स ने मिलकर क्या किया हुआ है, बॉन्डिंग बनाई हुई है। और मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि जब बहुत सारे आपके अमीनो एसिड्स मिलते हैं तो फिर कौन सा बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद है और फिर ये कर्व की शक्ल में मौजूद है। आप देखें इस तरह से कर्विंग, बिल्कुल स्प्रिंग की तरह, इस तरह। तो इस तरह की इस स्ट्रक्चर जब बन जाए तो फिर इसको अल्फा हेलिक्स का नाम दिया जाता है। और ये मोस्ट कॉमन है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन की टाइप। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ देखें, यहाँ पर सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद नहीं बल्कि यहाँ पर एक और किस्म की बॉन्ड भी मौजूद है। अब इस बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड ने ही इसको स्टेबिलिटी दी हुई है इस तरह से क्वाइल्ड फॉर्म में और कर्व शक्ल में। अच्छा, एक और चीज़, अब ये जो अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स हर 3.6 अमाइनो एसिड्स के बाद एक टर्न मुकम्मल होगा। ये भी आपने नोट करना है कि यहाँ पर कितना गैप होगा, 3.6 का गैप होगा अमाइनो एसिड्स का, और उसके बाद जो है फिर आपको एक टर्न मिलेगा हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्म में, वहाँ से कर्व आ जाएगा। इसको फिर अल्फा हेलिक्स का नाम दिया जाता है। अब इसकी दूसरी स्ट्रक्चर है बीटा प्लेटेड शीट। बीटा प्लेटेड शीट को फोल्डिंग बैक ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन भी कहा जाता है। फोल्डिंग बैक ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, यहाँ पर भी बिल्कुल उस तरह बहुत सारे अमाइनो एसिड्स ने मिलकर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाया हुआ है और ये पॉलीपेप्टाइड चेन भी क्वाइल फॉर्म में है। और एक और चीज़ यहाँ पर रखना है, याद रखनी है आपने कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में एक और किस्म का बॉन्ड है, आपको ये दिख रहा होगा, इसको क्या नाम दिया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन बॉन्ड ने टर्शरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में अहम किरदार अदा किया हुआ है और इसी की बदौलत प्रोटीन जो है कॉइल फॉर्म में आ जाता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर इसके मुतालिक कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हैं। थैंक यू।